हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है ड्रीम स्पेशल। आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, हमारी स्पेशल क्वेश्चन सीरीज़ का आज पार्ट 6 है। अगर पहले के आपने 5 पार्ट्स नहीं देखे हैं तो जाकर ज़रूर देखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, जो सीरीज़ चल रही है ये इंपॉर्टेंट होने वाली है पीआरटी स्पेशल एजुकेटर्स के लिए, टीजीटी स्पेशल एजुकेशन टीचर्स के लिए एंड ऑल्सो आईएट एस्पेरेंट्स के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, आज की स्पेशल क्वेश्चन सीरीज़ के बारे में मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि आज वाली जो सीरीज़ है इसमें थोड़े से आपको डिफ़िकल्ट क्वेश्चन देखने के लिए मिल सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि हम किसी भी एग्जामिनेशन को देने से पहले ये नहीं जान सकते कि पेपर जो है वो डिफ़िकल्ट आएगा, मतलब कि हार्ड आएगा, या फिर वो उसका जो पैटर्न है वो ईजी या फिर ईजी आएगा या फिर मॉडरेट आएगा। तो फ्रेंड्स, वी एज पेरेंट्स हमें ध्यान रखकर चलना है, हमें प्रिपरेशन करके जानी है कि भाई हम इजी वाले कॉन्सेप्ट भी सारे करके जाएं, प्लस इजी में से हार्ड क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं हम वो भी रेडी करके जाएं। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं चाहती हूँ कि आप हर तरीके से रेडी रहें किसी भी क्वेश्चन को टैकल करने के लिए। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो बिल्कुल भी मैं जानती हूँ कि इतना ज़्यादा नहीं डिफ़िकल्ट आते हैं, बट स्टिल आप अगर एक दो बार देख लेंगे क्वेश्चंस को तो आपके लिए जो इजी क्वेश्चंस हैं वो भी करने आसान रहेंगे और जो हार्ड है उनसे भी आप फेमिलियर रहेंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए आइए शुरू करते हैं अपने स्पेशल क्वेश्चंस के साथ। और फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड फ्रेंड्स, साथ ही साथ आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं ऑन टेलीग्राम एंड ऑल्सो ऑन इंस्टाग्राम। ठीक है फ्रेंड्स, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए आइए शुरू करते हैं अपने क्वेश्चंस के साथ। ऑटिज्म डायग्नोसिस का मतलब निदान। ठीक है, ऑटिज्म डायग्नोसिस इज बेस्ड ऑन बाय इम्पेयरमेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज। देखिए, अगर किसी इंसान को प्रॉब्लम होती है फ्रेंड्स तो उसके प्रॉब्लमेटिक एरियाज होते हैं। ठीक है, ये एरियाज जो है ये प्रॉब्लमेटिक एरियाज है। तो किस चीज़ में उन्हें दिक्कत होती है, किस चीज़ में उन्हें दुर्बलता होती है, आपसे ये पूछा जा रहा है। स्पेशली इस क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि ऑटिज्म जिन बच्चों को होता है उन बच्चों को दुर्बलता किस क्षेत्र में होती है। ठीक है फ्रेंड्स, ऑटिज्म के बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया था, तो मुझे लगता है कि आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा फ्रेंड्स संचार, मतलब कि कम्युनिकेशन। चरित्र, मतलब कि कैरेक्टर। उसके बाद मैकेनिज्म, मतलब कि तंत्र। उसके बाद है बिहेवियर, मतलब कि व्यवहार। देखिए फ्रेंड्स, हम लोगों ने क्या किया था, हम लोगों ने ये भी देखा था कि जो ऑटिज्म वाले बच्चे होते हैं उनको कम्युनिकेशन में भी प्रॉब्लम होती है। वो थोड़े इंट्रोवर्ट टाइप होते हैं, वो इतना कम्युनिकेट नहीं करते हैं फ्रेंड्स। बट इनको जो मेजर इशू होता है, जिसमें इनको मेजर प्रॉब्लम होती है वो होता है इनका बिहेवियर। ठीक है फ्रेंड्स, तो आंसर यही रहेगा कि आपको कौन से एरिया में दिक्कत आती है। ठीक है, कौन से एरिया में दिक्कत आती है वो है आपका बिहेवियर। जो ऑटिज्म वाले बच्चे होते हैं उनको जर्नली बिहेवियर में प्रॉब्लम होती है, तो आंसर इज बिहेवियर। फ्रेंड्स, अपना सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। ये कह रहा है द पाथवे फॉर सेंसरी इंफॉर्मेशन इज, मतलब कि संवेदी सूचना के लिए मार्ग है। देखिए, सेंसेस आपके क्या क्या हो सकते हैं। आपकी आंखें, आप जो देखते हैं, विजन सेंस हुआ, स्मेलिंग सेंस हुआ, टेस्ट सेंस हुआ, टच वो भी सेंसरी हुआ। ठीक है, तो ऐसे कितने सेंसेस होते हैं? 5 सेंसेस होते हैं। ठीक है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि ये जो 5 हमारे सेंस है, ठीक है, ये जो सूचना जब इन्हें ब्रेन में पहुंचानी होती है तो ये किसके द्वारा पहुंचाई जाती है? ब्रेन के द्वारा। देखिए जी, आपसे ये जो संचार हो रहा है इसका माध्यम पूछा जा रहा है कि क्या माध्यम है और किसके थ्रू जाती है। ठीक है, क्या माध्यम है और किसके थ्रू जाती है। ठीक है, ये तो ब्रेन में जाती है, तो ब्रेन तो ऑप्शन कट गया। हार्ट के थ्रू जाती है? नहीं जी, हार्ट के थ्रू भी नहीं जाती। ऑल ऑफ दीज, जब हमारे 2 ऑप्शन गलत हो गए तो ऑल ऑफ दीज डी आंसर भी नहीं हुआ। हमारा आंसर बचता है स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है फ्रेंड्स, जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है इसमें क्या होता है, हमारी जो है स्पाइनल नर्व्स जुड़ी हुई होती हैं। ठीक है, इन नर्व्स के कारण, इन सारी कोशिकाओं के कारण, इन नसों के कारण ये जो जितने भी हम इंफॉर्मेशन लेते हैं ये सीधी जाकर ब्रेन में चली जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फ्रेंड्स, अर्थ कैन रिप्रेजेंटेड नियरली परफेक्ट बाय, मतलब कि पृथ्वी द्वारा लगभग पूर्ण का प्रतिनिधित्व किया जा सकता है। किसके द्वारा प्रतिनिधित्व किया जा सकता है? आपको मान लीजिए कि आपको पृथ्वी के बारे में पढ़ाना है। ठीक है, ग्लोब के बारे में पढ़ाना है, पृथ्वी के बारे में पढ़ाना है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि बेस्ट क्या रहेगा।
आप क्या यूज़ करेंगे पढ़ाने के दौरान? एक ग्राफ यूज़ कर लेंगे, एक चार्ट यूज़ कर लेंगे, मतलब ठीक है, फोटोग्राफिकल जो हमारा चार्ट होता है जिसमें फ़ोटो लगी हुई हो हमारे अर्थ की, तो आप वो यूज़ कर लेंगे। आप ग्लोब का यूज़ करेंगे, जो ऐसे एक ग्लोब हमारा आर्टिफिशियल ग्लोब जो बना हुआ आता है बाहर से, स्टेशनरी से भी मिल जाता है। 3D मैप का यूज़ करेंगे, या फिर मैप्स मतलब जो हमारे नॉर्मल मैप्स होते हैं उनका यूज़ करेंगे, नक्शे का यूज़ करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए इसका आंसर है बी। आप क्या करेंगे? ग्लोब का यूज़ करेंगे, ताकि उनको हर चीज़ के बारे में ग्लोब की पता हो, कहाँ पर समुद्र है, कहाँ पर ज़मीन है। ठीक है फ्रेंड्स, तो बेस्ट यही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फ्रेंड। मैच टेबल इज़ अ कैटेगरी ऑफ डैश टाइप ऑब्जेक्टिव टेस्ट। ठीक है फ्रेंड्स दो तरीके के एग्ज़ाम होते हैं, ठीक है, दो तरीके के टेस्ट होते हैं। एक तो सब्जेक्टिव टेस्ट, एक होता है ऑब्जेक्टिव टेस्ट। अगर ये वाला जैसे मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, अगर इस तरीके से आप लोग कोई टेस्ट बना के देते हैं जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हो, ठीक है, ये क्या होता है ऑब्जेक्टिव। इसमें आपने ऑब्जेक्ट दे दिए गए हैं अलग अलग, उसमें से आपको परफेक्ट ऑब्जेक्ट चूज़ करना है। सब्जेक्टिव क्या होता है फ्रेंड्स कि आपको ऊपर कोई भी एक टॉपिक दे दिया गया कि लिखो रेनबो के बारे में, ठीक है, आपको रेनबो के बारे में लिखना है, तो उसके नीचे आप पैराग्राफ लिखना शुरू कर देते हैं। पैराग्राफ लिखते हैं और आपका जो भी मन में आता है उस रेनबो के बारे में जो भी आप जानते हैं वो सब चीज़ें आप लिखते हैं, और इसकी कोई भी मतलब सीमा नहीं होती। या तो कभी कभी सीमा दी हुई होती है कि 250 वर्ड में लिखो, 500 वर्ड में लिखो, पर उसमें कैसे वर्ड आप चूज़ कर रहे हो, क्या क्या चीज़ें एलिमेंट आप डाल रहे हो, उसकी कोई सीमा नहीं होती। बट ऑब्जेक्ट में क्या होता है कि स्पेसिफाइड, पहले से ही निर्धारित जो ऑप्शंस होते हैं वो देते हैं, और उसमें से एक जो है आपका सही आंसर होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपसे अब देखिए क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है कि हम जो मैच करवाते हैं ना टेबल, जैसे कि हमने कर दिया यहाँ पे स्मॉल लिख दिया हमने यहाँ पे, तो इसको हम बिग से मैच करवाएंगे ऑपोजिट वर्ड्स में। तो मैच द टेबल ये किस चीज़ की कैटेगरी है? टाइप ऑफ ऑब्जेक्टिव टेस्ट, मतलब कि किस तरीके की ये ऑब्जेक्टिव टेस्ट किस तरीके का है? क्या ये रिकॉग्निशन मतलब कि मान्यता के बेस पर है? रिकॉल मतलब कि सिमरन करो उसके बाद याद करो? डिमॉन्स्ट्रेशन क्या आप इसमें डेमो करके दिखाते हैं कि भाई बड़ा क्या है छोटा क्या है, ऐसे डेमॉन्स्ट्रेशन करते हैं, या फिर कम्बिनेशन बिठाते हैं? बताइए क्या होता है? जर्नली जो हमारे मैच द फॉलोइंग होते हैं ना फ्रेंड्स, वो कम्बिनेशन के बेस पे होते हैं। ठीक है, मतलब कि संयोजन बिठाने के होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पर क्या दी थी? कंट्री दे दी, उसकी हमने स्टेट दे दी, तो बच्चा बीच में क्या करेगा? याद नहीं करेगा, ठीक है, मान्यता नहीं बिठाएगा, उसके बाद कोई डिमॉन्स्ट्रेशन भी नहीं दे रहा, वो क्या कर रहा है? सिर्फ कम्बिनेशन बिठा रहा है कि भाई ये हमारा एक कंट्री है और इसकी ये स्टेट है, दोनों में कम्बिनेशन बैठता है, उसको मिला दिया। तो ये कम्बिनेशन टाइप के क्वेश्चन होते हैं। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। When a teacher consider boy as a naturally better at mathematics than girl, it shows that the teacher is, मतलब कि जब एक शिक्षक यह समझता है कि स्वाभाविक रूप से लड़के गणित में लड़कियों से अच्छे होते हैं, यह क्या दर्शाता है? यह दर्शाता है कि अध्यापक है क्या है अध्यापक? अध्यापक को ऐसी, पहले आप ये सोचिए कि अध्यापक को ऐसी सोच रखनी चाहिए कि लड़कियां तो मैथ्स में अच्छी नहीं हैं बट लड़के जो हैं वो मैथ्स में बहुत अच्छे होते हैं। तो ये सोच बिल्कुल गलत है। पर आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि ये दर्शाता क्या है, कि शिक्षक कैसा है? जेंडर बायस है, मतलब कि लिंग पक्षपाती है, ठीक है, मोरलिस्टिक है, मतलब कि शिक्षाप्रद है, ठीक है, एथिकल है, मतलब कि नीतिपरक है, मतलब नीति के हिसाब से देखा जाए नीतिपरक है, या फिर राइट माइंडेड है, मतलब कि उसका जो दृष्टिकोण है वो बिल्कुल सही है। देखिए जो इनमें किसी भी तरीके से कलर के बेस पर, मतलब कि ये गोरा है, ये काला है, ठीक है, ये बच्चा थोड़ा अमीर है, ये गरीब है, किसी भी तरीके का डिफरेंस अगर वो अपने बच्चों में देखती है, अपने स्टूडेंट्स में करती है या करते हैं, तो उसका उदाहरण सीधा सीधा है जेंडर बायस है, वो लिंग पक्षपाती है। किसी भी, ये तो सिर्फ लिंग की बात हो रही है, किसी भी आधार पर वो पक्षपात नहीं कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर हो गया? आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है चिल्ड्रन एक्वायर जेंडर रोल्स थ्रू ऑल ऑफ द फॉलोइंग, मतलब कि फ्रेंड्स तो यहाँ पर हिंदी में थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है। यहाँ पे लिखा
जाएगा कि इसको छोड़कर अन्य सभी के द्वारा लिंग भूमिकाएं ग्रहण करते हैं। देखिए, एक बच्चा जब पैदा होता है, जब एक शिशु पैदा होता है, तब उसको क्या करते हैं, बचपन से ही ट्रेन किया जाता है कि आप एक लड़के हैं, आप एक लड़की हैं, आपको क्या सूट करता है, आप लड़के हैं, आपको कैसा व्यवहार करना चाहिए, आप लड़कियां हैं। तो उनको क्या है, उनके रोल बताए जाते हैं कि आपके रोल क्या रहेंगे, समाज में क्या रहेंगे, घर में क्या रहेंगे, स्कूल में क्या रहेंगे। ठीक है, रोल बताए जाते हैं। तो आपसे वही पूछा जा रहा है कि ये जो रोल होते हैं ये किसके द्वारा बताए जाते हैं, कैसे उनमें ये रोल उत्पन्न होते हैं। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहला ऑप्शन है हमारा समाजीकरण, मतलब समाजीकरण से अपने आप ही रोल उनमें आ जाते हैं कि भाई तुम लड़के हो, तुम लड़की हो, समाज अपने आप सिखा देता है। दूसरा है हमारी कल्चर, हमारी संस्कृति उन्हें बताती है कि तुम लड़के हो, तुम्हें ये करना चाहिए, तुम्हें लड़की है ये करना चाहिए। दूसरा है ट्यूटरिंग, ट्यूशन से हमें पता लगता है कि घर में कोई ट्यूशन आ रहा है या फिर बच्चा ट्यूशन के लिए जा रहा है, तो तब उसे पता लगता है कि भाई तुम लड़के हो, तुम लड़की हो, तुम्हारा ये रोल है। या फिर मीडिया जो जैसे न्यूज़ रिपोर्टर्स वगैरह होते हैं, या फिर इन्हें यहाँ से पता लगता है कि तुम्हारे रोल क्या क्या हैं, तुम्हारी भूमिकाएँ क्या क्या हैं। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन आप दोबारा से बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा। चिल्ड्रन एक्वायर जेंडर रोल्स थ्रू ऑल ऑफ द फॉलोइंग। देखिए, आप जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे होंगे तो बहुत अच्छे से क्वेश्चन पढ़िएगा, क्योंकि आप लोगों के पास इनफ टाइम है। ऑल राइट, ये वाला सेक्शन बहुत अच्छे से करके आना है। प्लस आपको अगर क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो दोबारा से रीड कीजिए। रीड करने के बाद भी क्वेश्चन ना समझ में आए, ऑप्शन एक बार पढ़िए और दोबारा से क्वेश्चन पे जाइए, फिर आपको ज़रूर समझ में आ जाएगा। चिल्ड्रन एक्वायर जेंडर रोल थ्रू ऑल ऑफ द फॉलोइंग। इन्हें छोड़कर अन्य सभी के द्वारा लिंग भूमिकाएं ग्रहण करते हैं बच्चे। एक को छोड़कर एक ऐसा बताना है कि जिसके द्वारा लिंग भूमिकाएं ग्रहण मतलब नहीं बताई जाती हैं कि तुम लड़के हो, तुम लड़की हो। देखिए, तो सही आंसर है इसका ट्यूटरिंग। ट्यूशन में नहीं बताया जाता कि तुम लड़की हो, तुम्हें ये करना चाहिए, तुम लड़के हो, तुम ये करना चाहिए। मतलब अगर कोई पर्सनल लेवल पर बताना चाहे तो ठीक है, बट ट्यूशन इस चीज़ के लिए नहीं होते। हमारा समाज बताता है, हमारी संस्कृति भी हमें बताती है, और हमें मीडिया से भी पता लगता है। मीडिया से कैसे पता लगता है कि भाई जो हमारी पीवी सिंधु थी वो कांस्य पदक लेके आई है, लड़की होने के बावजूद भी ये कांस्य पदक लेके आई, ऐसे ऐसे करके बहुत अच्छे से न्यूज़ में जो है दिखाया जाता है। देखिए, ये हमारे आईएएस बने, आईएएस ऑफिसर बने। देखिए, ये एक विकलांग होकर भी एक आईएएस ऑफिसर बन गई हैं। तो इस तरीके से क्या है, लड़की होकर भी, लड़के होकर भी जिन पे प्रभाव डाला जाता है ऐसे शब्दों पे, तो क्या है फ्रेंड, उनको बताया जाता है कि लड़की ये भी कर सकती है, लड़का ये भी कर सकता है। इस तरीके से हमारा समाज जो है वो सोचता है। याद रखिएगा फ्रेंड, ठीक है, समाज, कल्चर, मीडिया, तीनों चीज़। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इंटीग्रेटेड एजुकेशन कैन बी अचीव्ड बाय, देखिए एकाकृत, इंटीग्रेटेड इंक्लूजन एंड स्पेशल एजुकेशन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था पिछली वीडियोस में। ठीक है, अब आपसे पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन में, एकाकृत शिक्षा द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। देखिए, इंटीग्रेटेड एजुकेशन कैसे प्राप्त की जा सकती है, ये आपसे पूछा जा रहा है। फर्स्ट ऑप्शन है इग्नोरिंग चिल्ड्रन इंडिविजुअल नीड। क्या आप इग्नोर करेंगे जिन बच्चों को नीड्स है, कोई ज़रूरतें हैं, या फिर वो स्पेशल हैं, या फिर वो डिसेबल्ड हैं, या फिर वो डिफरेंटली एबल है, या फिर वो यूनिक है। किसी भी, कुछ भी हो बच्चा, चाहे वो नॉर्मल भी हो, आप इग्नोर कैसे कर सकते हैं। इग्नोर जो वर्ड है ना, कहीं पे आ जाए, अगर ये बच्चों के लिए यूज़ किया जा रहा है और कहीं पे आ जाए ये इग्नोर वर्ड, आपको ये ऑप्शन कभी भी कंसिडर नहीं करना है, आप याद रखिएगा। इसके बाद ऑप्शन बी है टीचिंग बेसिक स्किल्स ऑफ स्पेशल एजुकेशन टू नॉर्मल क्लासरूम टीचर। जी हाँ, ये तो बहुत अच्छा ऑप्शन है। जो हमारे नॉर्मल टीचर्स होते हैं उनको क्या करें, आप टीचिंग स्किल्स सिखाएं कि आपके अगर क्लास में कोई अगर डिफरेंटली एबल बच्चा है तो आप उसके साथ कैसे व्यवहार कर सकते हैं, कैसे पढ़ा सकते हैं, ऐसी बेसिक स्किल उनको सिखाई जाए। तो ये ऑप्शन तो बहुत अच्छा है। फिर भी हमें नेक्स्ट ऑप्शन पढ़ना है। इसके बाद सेकंड देखिए, सी ऑप्शन देखिए, प्रोवाइडिंग नॉलेज ऑफ स्पेशल एजुकेशन टू नॉर्मल क्लासरूम टीचर। जी हाँ, सामान्य कक्षा के शिक्षकों को विशेष शिक्षा का ज्ञान प्रदान करें। जी हाँ, बिल्कुल प्रदान किया जाना चाहिए। ठीक है, नॉर्मल टीचर्स को भी कि भाई विशेष शिक्षा होती क्या है इसके बारे में ज्ञान प्रदान करवा देना चाहिए। तो ऑप्शन आपका क्या हुआ, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, बिकॉज हमारा ऑप्शन बी भी बिल्कुल ठीक था और हमारा ऑप्शन बिल्कुल सी भी ठीक था। ऑलराइट फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं।
फ्रेंड्स अब देखिए, अ टीचर शुड अंडरस्टैंड द चिल्ड्रन विद इन। एक शिक्षक को डैश के भीतर बच्चों को समझना चाहिए। देखिए अब एक बच्चे को समझने की बात आ रही है। आप सोचिए कि आप टीचर हैं, आप किसके संदर्भ में बच्चे को समझेंगे। ठीक है, बच्चा क्या कहना चाह रहा है, उसको किस संदर्भ में रख के आपको समझना है, वो आपको ऑप्शंस देख के पता लगेगा। ठीक है फ्रेंड्स, किस संदर्भ में समझना चाहिए एक टीचर को, एक बच्चे को, एक टीचर एक बच्चे को कैसे समझे, किस संदर्भ में समझे, ये आपसे पूछा जा रहा है। सामाजिक संदर्भ से समझे, जी हाँ बिल्कुल सामाजिक संदर्भ से भी समझना चाहिए। उसकी संस्कृति संदर्भ से समझे, मतलब कि कल्चरल कंटेक्स्ट से समझे, जी हाँ बिल्कुल। हर किसी बच्चे की संस्कृति अलग हो सकती है और उसका सम्मान करना एक टीचर का कर्तव्य बनता है। ऑलराइट, तो उसकी संस्कृति को मद्देनज़र रखते हुए हमें उसकी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचानी है और उसके कल्चर को भी हमें एक पर्सपेक्टिव देना है, एक आदर रखकर, उसकी संस्कृति का आदर रखकर हमें उसकी जो बात है वो समझनी चाहिए। दूसरा है पॉलिटिकल कंटेंट, जी हाँ कंटेक्स्ट, जी हाँ ये भी ऑप्शन होता है, मतलब कि राजनीतिक संदर्भ में भी एक बच्चे को समझना चाहिए, क्या बच्चा कह रहा है, क्या बच्चा ठीक कह रहा है, क्या बच्चा गलत कह रहा है, ये भी हमें समझना चाहिए। तो ये तो सिर्फ 3 कंटेक्स्ट मैंने लिखे हैं इसमें। आपको कुछ भी कंटेक्स्ट आ जाए और आपको वो पॉजिटिव लग रहा है, आप उसको हाँ करके आएंगे। और ऑल ऑफ दिस, अगर देखिए आपको सोशल कंटेक्स्ट तो मतलब पता था, कल्चरल कंटेक्स्ट भी पता था, मतलब कि संस्कृति के बेस पर भी समझना चाहिए, सामाजिक के बेस पर भी समझना चाहिए। बट अगर आपको पॉलिटिकल स्टिल अभी समझ में नहीं आ रहा है तो आप क्या करेंगे, हमारे 2 ऑप्शन पे तो हम श्योर हैं, तो हम ऑल ऑफ दीज लगा के आएंगे, ऑल ऑफ द अबव लगा के आएंगे, मतलब कि ऊपर के सभी ही ठीक है। क्वेश्चन आगे बोलता है, इनेबिलिटी टू परफॉर्म फंक्शनल एक्टिविटीज इज, मतलब कि कार्यात्मक गतिविधियों को करने में असमर्थ को कहा जाता है। देखिए जो कॉल्ड है ये यहाँ पर आना था। इनेबिलिटी टू परफॉर्म फंक्शनल एक्टिविटीज इज कॉल्ड, मतलब कि कार्यात्मक गतिविधियों को करने में असमर्थ को कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जो कार्य नहीं कर पा रहा है। अब कार्य नहीं कर पा रहा है तो मतलब कि बात अभी कहाँ पर है, इंडिविजुअल लेवल पे है। ठीक है, तो आप मुझे बताइए कि क्या ये फंक्शनल इनेबिलिटी है, मतलब कि कार्यात्मक अक्षमता है, डिसेबिलिटी है, इम्पेयरमेंट है, हैंडीकैप है। हैंडीकैप हमने बताया था कि सोशल, जब भी कोई सोशल रिलेटेड वर्ड आ जाए, ठीक है, तब इसको हैंडीकैप कंसिडर करेंगे, तो ये ऑप्शन हम हटा देते हैं। इम्पेयरमेंट, जब किसी हम ऑर्गन लेवल पे बात करते हैं, शरीर के किसी अंग की असमानता के ऊपर बात करते हैं, तब हम इम्पेयरमेंट यूज़ करते हैं। फंक्शनल इनएबिलिटी का हमने कुछ संदर्भ अभी तक सुना ही नहीं है, ठीक है, हमने कुछ देखा ही नहीं है, अलग से नहीं पढ़ा है, क्योंकि जो ये फंक्शनल इनएबिलिटी है ये डिसेबिलिटी का एक पार्ट है, डिसेबिलिटी का ही एक पार्ट है। मतलब कि ये मान लीजिए ये डिसेबिलिटी है और ये फंक्शनल इनएबिलिटी है। ठीक है फ्रेंड्स, समझ गए? तो इसका सही आंसर क्या हुआ, डिसेबिलिटी। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। वन ऑफ द रीज़न फॉर फिजिकल हैंडीकैप इज, देखिए शारीरिक बाधा का एक कारण है, शारीरिक बाधा, ठीक है, शारीरिक बाधा का एक कारण है, ये आपसे पूछा जा रहा है। एनवायरमेंटल फैक्टर्स, क्या पर्यावरणीय कारक है, या फिर कुपोषण है, या फिर स्कूल कंडीशन, स्कूल की स्थिति है, या फिर सेरेब्रल पाल्सी है। देखिए अगर आप फिजिकली हैंडीकैप है तो क्या कारण रहा होगा, इन्वायरमेंट का नहीं जी, मेल न्यूट्रिशन का नहीं जी, चलो कंसीडर कर भी लेते हैं, बट अभी तक स्ट्रॉन्ग हमें नहीं मिला है। स्कूल की कंडीशंस का नहीं जी, इतनी भी ख़राब नहीं हो सकती। ठीक है, इसके बाद है सेरेब्रल पाल्सी। सेरेब्रल पाल्सी में मैंने आपको बताया था कि मस्तिष्क में कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से जो उसका प्रभाव है, हमारा जो शरीर है वो मतलब थोड़ा अपने स्ट्रेंथ नहीं पकड़ पाता है, जैसे हम हाथ घुमा पा रहे हैं, उनका अपनी बॉडी पर कंट्रोल नहीं रहता है। सेरेब्रल से याद रखिएगा सर, सेरेब्रल से याद रखिएगा सर, सर में प्रॉब्लम है। पाल्सी से याद रखिएगा पोलियो, पोलियो कहाँ पे होता है, शरीर में होता है। और कैसा होता है, और कैसा हो जाता है शरीर, अब जिस पे अपने आप को कंट्रोल नहीं रहता है। ठीक है, तो ऑप्शन इज डी, करेक्ट ऑप्शन इज डी। ऑलराइट फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी कम्स अंडर द कंट्रोल ऑफ द यूनियन मिनिस्ट्री। देखिए ये जो निपिड है, निपिड ही तो बोलेंगे ना इसे, एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़,
तो ये जो निपिड है, काफ़ी बच्चे बोल रहे हैं कि ये गवर्नमेंट बॉडी है। देखिए, ये गवर्नमेंट बॉडी नहीं है, ये एक ऑटोनॉमस बॉडी है। ऑटोनॉमस बॉडी का मतलब है स्वयं संचालित, जो खुद से बनाई गई हो, खुद ही उसका संचार जो है वो किया जा रहा हो, खुद ही चलाई जा रही हो। बट जी हाँ, ये मिनिस्ट्रीज़ के द्वारा, ये अलग अलग मिनिस्ट्री के द्वारा क्या है, इसको रिकॉग्नाइज करवाया गया है। ऑलराइट, तो आपसे यही पूछा जा रहा है, ये आपको मैं इसीलिए क्लियर करने के लिए आई हूँ कि जितने भी नेशनल इंस्टीट्यूट हैं वो सब रिकॉग्नाइज्ड हैं। कौन सी मिनिस्ट्री से? इस एक क्वेश्चन से आपके सारे मिनिस्ट्रीज़ के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो हल हो जाएंगे। अगर आपको पूछा जाए किसी भी मिनिस्ट्री के बारे में, आप उसको बस यही बोलेंगे कि ये इस बोर्ड के अंदर आता है, इस मिनिस्ट्री के अंदर आता है। कोई भी नेशनल इंस्टीट्यूट हो, ये इस मिनिस्ट्री के अंदर आता है। आपको यही आंसर दे के आना है। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, मानव संसाधन विकास, हेल्थ, स्वास्थ्य, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, होम अफेयर्स। देखिए, जब हमारे निपिड की जब हम बात करते हैं तो देखिए, निपिड की जब हम लोग बात करते हैं तो वर्ड आता है एम्पावरमेंट। ठीक है, तो जो इसकी मिनिस्ट्री है उसमें भी वर्ड आएगा एम्पावरमेंट। तो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट इसका जो है वो सही आंसर है। सामाजिक न्याय और अधिकारित मंत्रालय। ठीक, सामाजिक न्याय ही तो इनको दिलाने की बात करी जा रही है, इनकी अधिकारिता ही तो इनको दिलाने की बात की जा रही है। ठीक है, मिनिस्ट्री समझ में आ गई। सभी की नेशनल इंस्टीट्यूशंस की आप लोग क्या मिनिस्ट्री लगा के आएंगे? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। ऑलराइट, आगे चलते हैं। अप्रोचेज यूज टू टीच स्टूडेंट्स विद प्रोफाउंड हियरिंग लॉस आर। देखिए जी, किसी को प्रोफाउंड हियरिंग लॉस है। प्रोफाउंड हियरिंग लॉस का मतलब बिल्कुल डेफ है बच्चा, बिल्कुल भी आवाज़ें नहीं जाती हैं कान में। श्रवण हानि वाले छात्रों को पढ़ाने के लिए उपयोग किए जाने वाले दृष्टिकोण। देखिए, मैंने आप लोगों को बताया था एक कम्युनिकेशन मेथड के बारे में, जिस हिसाब से हम लोग, जिसके द्वारा हम लोग क्या कहते हैं, हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चों को पढ़ाते हैं। अगर आपने HI वाली वीडियो नहीं देखी है तो जाकर ज़रूर देखिएगा। ओरल कम्युनिकेशन, क्या हम उन्हें बोल के पढ़ाते हैं? जी हाँ, बिल्कुल बोल के पढ़ाते हैं। क्यों? क्योंकि वो हेयरिंग एड यूज़ करते हैं। बिल्कुल ही प्रोफाउंड हो तब भी उनको हेयरिंग एड प्रोवाइड करके हम लोग क्या करते हैं, उनको बोल कर पढ़ाते हैं, ताकि वो एटलीस्ट अगर आवाज़ ना जाए तो हमारे लिप्स पढ़ पाएँ। ठीक है, हम अगर बोल रहे हैं पा तो उनको प से समझ में आएगा कि मैम प बोल रही हैं, और नाक पे उंगली रख दो और फिर से बोलो प, तो उनको समझ में आएगा कि मैम अब पा नहीं, अब म बोल रही हैं। ऑलराइट, तो ओरल कम्युनिकेशन इसलिए ज़रूरी होता है। उसके बाद मैनुअल कम्युनिकेशन, शारीरिक संचार। जी हाँ, हमें चिड़िया के बारे में पढ़ाना है। ठीक है, तो क्या होगा? शारीरिक संचार होगा, बॉडी जो है कम्युनिकेट करेगी, बॉडी जो है हिलेगी डुलेगी। और मैनुअल कम्युनिकेशन में क्या आती है? एक्सप्रेशन भी आते हैं हमारे। ऑलराइट, इसके बाद जो मैंने आपको बताया था टोटल कम्युनिकेशन। जी हाँ, जिस भी तरीके से लिख कर, देख कर, पढ़ कर, किसी भी तरीके से कम्युनिकेशन किया जा सकते हैं। इसमें साइन लैंग्वेज भी आती है, याद रखिएगा। तो हर तरीके के कम्युनिकेशन मेथड जो है वो डेफ बच्चों के लिए यूज़ किए जाते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, अगर इन तीनों में से अगर ये वाले ऑप्शंस नहीं होते और सिर्फ टोटल कम्युनिकेशन ऑप्शन होता तो हम इसको राइट करके आते। ठीक है, इसके बाद हेयरिंग इम्पेयर्ड चिल्ड्रन बिलोंग टू, श्रवण बाधित बच्चे से संबंधित है डैश। क्या क्या संबंधित है? मेंटली हैंडीकैप होते हैं, इमोशनली हैंडीकैप होते हैं, सेंसरी हैंडीकैप होते हैं, या फिजिकली हैंडीकैप होते हैं? बताइए, बताइए इसका आंसर। मानसिक रूप से विकलांग होते हैं। ठीक है, मानसिक रूप से मैंने आपको बताया था HI वाली वीडियो में कि होते हैं, नहीं होते हैं। ना ही VI वाले बच्चे होते हैं, विजुअली इम्पेयर्ड होते हैं, ना ही हेयरिंग इम्पेयर्ड होते हैं। ठीक है, भावनात्मक रूप से विकलांग होते हैं? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं होते हैं। ठीक है, ये एक नॉर्मल मनुष्य की तरह ही होते हैं, इनमें भी फीलिंग्स होती है। सेंसरी हैंडीकैप होते हैं? जी हाँ, हम ये बोल सकते हैं, क्योंकि जो हमारी श्रवण करने की योग्यता है ये भी एक सेंस है हमारा। ठीक है, ये भी हमारी एक सेंस है, मतलब कि संवेदी विकलांग हम इसको कहेंगे, सेंस से रिलेटेड है। अगर आपसे यहीं पर ही हियरिंग इम्पेयरमेंट की जगह विजुअल इम्पेयरमेंट लिखा होता तो वो भी सेंसरी हैंडीकैप के अंदर ही आता, क्योंकि हमारी जो विजन है, हम जो देखते हैं, हमारी जो दृष्टि बाधिता है, वो भी हमारी संवेदी विकलांग कहलाई जाती है, मतलब कि सेंसरी हैंडीकैप कहलाई जाती है। ठीक है, क्योंकि ये भी हमारी दृष्टि भी हमारी एक सेंस है। ऑलराइट, क्लियर हो गया? द मेजर डिसएडवांटेज ऑफ पनिशमेंट इन एजुकेशन इज, देखिए शिक्षा में सज़ा का बड़ा नुकसान है।
यह है कि मतलब कि अब देखिए, आप एक क्लासरूम के टीचर हैं, ठीक है, आप एक क्लासरूम के टीचर हैं और आपको साइड वाली क्लास में पता लगता है कि एक टीचर जो है बड़ी बुरी तरीके से बच्चों को मार रही है या मार रहा है, या फिर उसने बच्चों को पूरे 2-2.5 घंटे तक बाहर खड़ा रखा है। तो आप मेरे को बताइए आपके अंदर फीलिंग कैसी आएगी उस टाइम पे, आप बताइए। अब इसके ऑप्शन पढ़ लीजिए पहले, क्या होगा इससे? इट कॉज एम्बेरसमेंट इन चिल्ड्रन, इससे बच्चे में शर्मिंदगी होती है, होती तो है, कंसिडर करते हैं। इट जनरेट अनप्लीजेंट फीलिंग, यह अप्रिय भावनाओं को उत्पन्न करता है, जी हाँ ये भी होती है। इट डज नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम परमानेंटली, जी हाँ ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। आप हमेशा यही बोलते हैं ऐसा कुछ चीज़ देखकर कि ये कोई परमानेंट इलाज नहीं है किसी चीज़ का, यह समस्या कोई स्थायी रूप से हल नहीं करता है। इट प्रिवेंट्स टीम वर्क, यह टीम के काम को, इट प्रिवेंट्स टीम वर्क, यह टीम के काम को रोकता है। जी कौन सा टीम का काम? आप बच्चे को पढ़ा रहे हैं, क्या टीम का काम इसमें? देखिए अब इसमें से जो अगर मेरे को बेस्ट ऑप्शन चूज़ करना हुआ ना, आप मेरे को बताइए कि इट कॉज एम्बेरसमेंट ये होगा ऑप्शन, अनप्लीजेंट फीलिंग होगा, इट इज़ नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम, इट डज़ नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम, तो ये होगा ऑप्शन। आप मेरे को इसमें से बेस्ट ऑप्शन बताइएगा ज़रूर, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आप इस बारे में सोचते क्या हैं, ठीक है। आप एक टीचर बनना जा रहे हैं, आप इसके बारे में सोचते क्या हैं, मैं ज़रूर जानना चाहूँगी आपसे, ठीक है फ्रेंड्स। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, कुछ भी नया सीखने के लिए मिला हो तो शेयर कर दीजिए। एंड फ्रेंड्स अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फ्रेंड्स टेक केयर एंड फ्रेंड्स डू रिमेंबर ड्रीम इट अचीव इट, बाय बाय।